सिर्फ सैनिटी पढ़ा था ना, सैनिटी की रेंडरिंग करवानी थी लेकिन वो इंटरव्यू शुरू हो गए थे। खैर कोई बात नहीं, वो इतना मुश्किल काम है नहीं। हम लोगों ने देखा था कि सैनिटी में हम लोग सैनिटी का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, फिर फोल्डर स्ट्रक्चर को देखा था। फोल्डर स्ट्रक्चर को तो खैर हमने 2 क्लासेस में डिस्कस कर लिया, उससे पहले भी किया था। उसके अलावा हम लोगों ने देख लिया था कि सैनिटी में हमारे पास डैशबोर्ड जो सैनिटी का होता है स्लैश स्टूडियो पर, उसमें हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर का टैब होता है वो किस लिए हम यूज़ करते हैं। फिर उसके अलावा एक हमारे पास विजन का टैब होता है, वो विजन हम क्यों यूज़ करते हैं हमने ये भी देखा था। तो फिर हम लोग अपने थोड़ा सा कोड पर आए थे और वही जो हमने क्यूरी लिखी थी अपने विजन के टैब में, हमने वही क्यूरी अपने पास यहाँ पे पेस्ट कर दी थी। हमने ये देखा था कि विजन में कैसे हम अपनी क्यूरी को पहले लिख के टेस्ट कर सकते हैं ताकि हम उसकी फिर कोड में डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करें। उसके अलावा फिर हमने देखा था कि सैनिटी का जो क्लाइंट बनता है, जो सैनिटी प्रोजेक्ट बनाते हुए खुद बना देता है, हम लोगों ने देखा था कैसे उस क्लाइंट के इस फैच के मेथड में हम क्यूरी भेजकर जो डेटा भी एक्सेस करना चाह रहे हैं सैनिटी के डैशबोर्ड से, वो डेटा हमें मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। एक चीज़ हमने यहाँ पे छोड़ दी थी, वो हमने विजन में इम्प्लीमेंट की थी लेकिन उसके बाद मौका नहीं मिल सका, तो वो थोड़ी सी यहाँ पे अभी दोबारा देख के इस डेटा को एक दफ़ा प्रिंट करवा के रेंडर करवा के हम चले जाएंगे हुक्स पर, जिसमें हम यूज स्टेट यूज रेफ करेंगे और यूज इफेक्ट भी करेंगे, जिसमें हम क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग देखेंगे। जी अच्छा, क्या एरर आ रहा है? पोस्ट नॉट फाउंड। अच्छा, और किसी का आया ऐसा कोई एरर? पहले ये बता, इम्प्लीमेंट कितने लोगों ने किया था? अच्छा, किया ही कम ने था। खैर यार, कोशिश किया करें घर जाके इम्प्लीमेंटेशन कर लें, क्योंकि अभी हम लोग हुक्स करने के बाद एपीआईज पे चले जाएंगे। एपीआईज करने के बाद हम ऑथेंटिकेशन पे चले जाएंगे और एपीआईज में डेटाबेस को भी शायद हम देखेंगे थोड़ा बहुत। तो उसके बाद हम पाइथन पे चले जाएंगे। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस क्वार्टर की जो आपकी इतनी मेहनत थी वो ज़ाया हो जाएगी, और फिर जब पाइथन में जाएंगे तो आपका बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि आपने पाइथन भी करनी होगी, इस क्वार्टर की जो चीज़ें होंगी वो भी आपको नहीं आती होंगी। अगर इस क्वार्टर की चीज़ें आप अच्छे से प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपका ये फ़ायदा हो जाएगा कि पाइथन के साथ साथ आप इस क्वार्टर से जो सीखा है उससे आप अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं अपनी। अभी कुछ ऐसे लोग थे जिनको काम अच्छा आता था, जिनका काम मैंने देखा हुआ था। तो मेरे ऑफिस में कुछ नीड पड़ी फ्रंट एंड डेवलपर्स की, और मुझे पता था कि वो काम अच्छा कर लेते हैं। मैंने इनको रेफ़र किया अपने ऑफिस में, और एक दिन मेरी उनसे बात हुई। अगले दिन मैंने उनका इंटरव्यू स्केड्यूल करवाया, फ्राइडे था, और मंडे से उन लोगों ने ज्वाइनिंग भी दे दी। तो नेक्स्ट जेस का मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करके अच्छे से फोकस करेंगे तो मुझे उम्मीद तो नहीं, यकीन है इस बात पे कि आप लोग एटलीस्ट जॉब लैंड कर सकते हैं। और जिसको जॉब की कोई नीड नहीं है, अभी थोड़ा सा वेट कर सकता है, तो वो फ्रीलांसिंग को टाइम देके आराम से नेक्स्ट जेस पर क्लाइंट ग्रैब कर सकता है। तो कोशिश करें यार कि नेक्स्ट जेस को आप लोग अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन इसकी करें चीज़ों पर। हमने चैट जीपीटी यूज़ करना देखा था कि हमें चैट जीपीटी से स्कीमा वगैरह कोई क्वेरी भेजनी है, चैट जीपीटी से कोई प्रॉम्प्ट कैसे करना है कि वो हमें हमारे एक्यूरेसी के मुताबिक आंसर्स दे जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर हमने चैट जीपीटी से क्यूरीज देकर कुछ स्कीमा लिखवाया था जो हमें लिखवाना था उसका। इसको मैं अगर थोड़ा सा रीसेट करूं तो इस तरीके से मैंने उसको एक क्यूरी दी थी कि भाई मुझे स्कीमा बना कर दो
जिसमें मेरी फील्ड्स के मैंने नाम मेंशन किए, सैनिटी के लिए उसने पूरा स्कीमा बना के दे दिया। अच्छा एक काम करते हैं, कितने लोगों ने सैनिटी इंप्लीमेंट किया था घर पर? अभी हाथ उठाए थे ना काफी लोगों ने, सही है। 1 2 3, वो भाई 4 लड़कों में और कोई है 4 बंदों के अलावा? 5, आप 6 7, और यहां से कितने लोगों ने इंप्लीमेंट किया है? 1। अब ये इसको मैं 1.5 समझूंगी, पूरा 2 काउंट करूँ। खैर अच्छा, काफी लोगों ने इंप्लीमेंट किया। अच्छा पहले जब मैंने पूछा था ज्यादा लोग थे, खैर कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है जी? हुनैन। अच्छा हुनैन भाई, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि सैनिटी में हमारे पास ये जो टाइप में हम लोग डॉक्यूमेंट डिफाइन करते हैं, सबसे टॉप पर ये मैंने इसमें स्कीमा में लिखा हुआ है टाइप, इसका क्या मतलब है? जो हम लिख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट टाइप है, ठीक है, आंसर आपका बेहतर है, लेकिन इसका सिंपल डेफिनेशन ये है, अगर आपसे कोई पूछता भी है कि भाई हम लोग यहाँ पर जब अपनी डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमने अपना स्कीमा पूरा डिफाइन किया होता है, जो हमारा वो फोल्डर होता है, समझ लें, जिसके अंदर पूरा स्कीमा डिफाइन है ना, उस फोल्डर को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं कि इसकी टाइप डॉक्यूमेंट है। अच्छा आपका नाम क्या है? अली हसन। अली हसन असगर। अच्छा अली भाई, आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारे पास ये नेम है, ये होम पेज है, टाइटल है, ये भी होम पेज है, इन दोनों का फर्क क्या है? होम पेज तो दोनों ही है ना, नेम या टाइटल बताओ ना। नेम और टाइटल में फर्क क्या है फील्ड्स की? हुई है? अरे तुमने इंप्लीमेंट भी किया है यार। खैर, और कोई है जो बता सकता है फर्क? आप बताएं। कहाँ के लिए? अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो नेम है ये इसका आइडेंटिफायर है, कि हमें जब इसको यूज करना हो तो उस आइडेंटिफायर के थ्रू हम यूज करते हैं, और टाइटल जो है वो हम जब डिस्प्ले करते हैं तो डिस्प्ले होता है। आपका जवाब सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन टाइटल ना हम नहीं डिस्प्ले करते। टाइटल सिर्फ हम सेट कर देते हैं कि सैनिटी में हमारा जो भी फील्ड होगी या डॉक्यूमेंट होगा उसका नाम क्या होगा जो सैनिटी में नजर आना चाहिए हमें, सिर्फ वो ये टाइटल है, तो डिस्प्ले के लिए ये, लेकिन हम नहीं करते इसको। और डॉक्यूमेंट नेम का तो आपने बिल्कुल सही बताया कि आइडेंटिफायर है, कि जब हमें क्यूरी में इसको एक्सेस करना हो तो हम इसके आइडेंटिफायर से इसको आइडेंटिफाई करके डेटा रेंडर करते हैं। अच्छा चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें रेंडर कैसे करवाना है हमें डेटा। अच्छा, मैं अगर अपने विजन के टैब में आऊं, अभी के लिए अगर मैं ये हटा दूं, हमें बाय डिफॉल्ट ये डेटा एरे की फॉर्म में रिटर्न करता है। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स या कुछ भी हो सकते हैं। हमने अभी सिंपल अपनी वही क्यूरी लिखी हुई है जो हमारी कोड में भी लिखी हुई है, स्टैटिक सब ले आओ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उसको बता रहे हैं जिसकी टाइप इक्वल्स टू होम पेज हो, वहां से डेटा ले आओ, और फिर हम उसको डिफाइन भी कर रहे हैं कि जो सारा डेटा भी ला रहे हो उसमें से भी मुझे सिर्फ हेडिंग चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, बटन चाहिए और इमेज चाहिए। हम फैच करते हैं डेटा, इसने हमें एक आइटम दे दिया एरे के अंदर जो कि ऑब्जेक्ट है। हमने उसको जब स्पेसिफिक फील्ड्स बताएंगे कि हमें हेडिंग, पैराग्राफ, बटन और इमेज चाहिए, तो उसने क्या किया, हमें सिर्फ हेडिंग ला कर दी, पैराग्राफ ला कर दिया, बटन ला कर दिया और बटन टेक्स्ट और इमेज ला कर दिया। लेकिन ये देखिए, ये एरे के अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। मैं चाह रहा हूँ भाई मुझे एरे भी नहीं चाहिए और मुझे पता है कि इसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ क्यूरी में अपनी स्पेसिफाई कर सकते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट एंड होते हैं हमारे, जहाँ पे हम टाइप बताते हैं
उसके बाद हम एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स दे देते हैं। अगर इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मैं आपसे पूछूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी क्लास को पता होगा कि इसका मतलब क्या है। सब टाइपस्क्रिप्ट पढ़ के आए हुए, एरे सबने पढ़े। तो ये सिर्फ क्या हो रहा है, हम एरे का एक इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं। हम इसको कह रहे हैं कि भाई ये जो आप एरे रिटर्न करोगे इसके जीरो इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो ला के दे दो। अभी हम जीरो इंडेक्स स्पेसिफिकली क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है भाई इस एरे के अंदर एक ही आइटम है। जब एक ही आइटम होगा तो उसका इंडेक्स क्या होगा, जीरो। तो हम मेंशन कर रहे हैं कि जीरो इंडेक्स से हमें ये चीजें ला कर दे दो। हमने दोबारा फेच किया तो अब देखिए हमारे पास एरे नहीं आ रहा, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट में हमारे पास हेडिंग, पैराग्राफ, बटन, टेक्स्ट और इमेजेस आ रही हैं। हम अपने कोड पे आए, हम अब दानियल भाई, दानियल भाई वापस आगे कोड पर, इसको इतना इससे ज्यादा कर सकते हैं हम लोग। हमने ये सेम जो हमारे विजन के टैब में क्वेरी लिखी हुई थी हमने वही लिखी है, लेकिन यहाँ पे भी हमने इंडेक्स नहीं बताया हुआ तो वो हमें एरर रिटर्न कर रहा है। हम यहाँ पे भी वही क्वेरी का इंडेक्स भी दे देते हैं कि भाई होम पेज टाइप का जो एरे आएगा उसके भी सिर्फ जीरो इंडेक्स पे जीरो इंडेक्स पे जो आइटम है हमें उसके ऑब्जेक्ट से ये चीजें ला के दो। अब दोबारा हमने इसको सेव किया, हम आते हैं टर्मिनल पर। तो ये देखिए हम जब टर्मिनल पे आए तो अब हमारे पास एरे के बजाय, इसको मैं जूम इन, अब हमारे पास एरे के बजाय एक पूरा ऑब्जेक्ट आया है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करने में आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, आप सब ऑब्जेक्ट को पता है वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं, की से गेट करते हैं। इसमें सिर्फ एक ट्रिकी चीज है जो आप लोगों ने सीखनी है कि सैनिटी से जब डेटा आता है तो इमेज को कैसे रेंडर करना है। बाकी सब चीजें बहुत इजीली रेंडर हो जाती हैं, डॉट की का नाम दिया और आपका डेटा रेंडर हो गया। हम यहाँ आते हैं अपने कोड पर, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। हम एक काम करते हैं, हमारे पास किस नाम से वेरिएबल है, सैनिटी डेटा के नाम से, और हमारे पास डेटा में क्या क्या आ रहा है, हेडिंग, पैराग्राफ और बटन टेक्स्ट। हम क्या करते हैं, जल्दी से यहाँ पर एक h2 का टैग बनाते हैं और इसको मैं क्लास हेडिंग से रिलेटेड थोड़ी दे दूं कि फॉन्ट बोल्ड दे दे और टेक्स्ट एक्सेल कर देते हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे साथ साथ बताइएगा कि हमारे पास यहाँ पे सैनिटी डेटा में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और मेरे पास ये चार प्रॉपर्टीज ये चार कीज आ रही हैं उसमें, हेडिंग, पैराग्राफ, बटन, टेक्स्ट और इमेज। तो सबसे पहले हेडिंग में मैं अगर हेडिंग को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा? हाँ बताओ भाई, जवाब दो। सैनिटी डेटा डॉट हेडिंग। पहले हम हेडिंग पे आते हैं, सैनिटी डेटा डॉट हेडिंग। ये हेडिंग हमारे पास आ गया। हम सेव करते हैं और अपने ब्राउजर पे जाके देखते हैं कुछ चेंजेस आए कि नहीं। तो ये देखिए हमारे पास हमारी ये हेडिंग प्रिंट हो गई। सैनिटी वाली हेडिंग हमने पहले से प्रिंट की हुई थी, माय मेन हेडिंग हमारी सैनिटी से आ रही है। हम दोबारा से यहाँ आकर अपना सैनिटी का अगर स्ट्रक्चर खोलें, तो थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, ये देखें होम पेज पर हमारी हेडिंग क्या थी, माय मेन हेडिंग। तो मैंने सिंपली डेटा फेच किया और सैनिटी डेटा डॉट हेडिंग को प्रिंट करवाया तो मेरी हेडिंग प्रिंट हो गई। इसी तरीके से मैं नीचे आता हूँ,
और यहाँ पे हम एक पैराग्राफ इसका प्रिंट करवाते हैं, हेड सॉरी सैनिटी डेटा डॉट पैराग्राफ। ये पैराग्राफ इसने दे दिया हमें, हमने इसको सेव किया। अब हम कोड में वापस आते हैं तो ये देखिए हमारे पास इसने डेटा पैराग्राफ भी प्रिंट कर दिया। अब मैं आता हूं, हमें एक बटन बनाना है, हम बटन भी खुद से बना लेते हैं, बटन, और यहाँ पे मैं बटन का टेक्स्ट रेंडर कर देता हूँ। और इसको भी मैं कैसे रेंडर करूंगा, सैनिटी डेटा डॉट बटन टेक्स्ट। ऐड किया हमने, टेक्स्ट का टी कैपिटल है, चलिए देखते हैं। हाँ बटन टेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, मैंने भी यही लिखा है, सेम लिखा हुआ है। नहीं अगर टेक्स्ट होता ना ब्लैक कलर, ये आ गया, ब्लैक कलर में भी होता है तो हम अगर ऐसे करें ना हाईलाइट कर देते हैं उसको। बटन को हम थोड़ा स्टाइलिंग दे देते हैं ताकि पता चले बटन है। क्लास नेम दे देते हैं बॉर्डर डैश 2 और इसको बॉर्डर हम दे देते हैं इसको सेव करते हैं और ये हमारा एक बटन भी शो हो गया। अब आता है हमारे पास कि हमने अपनी इमेज को कैसे शो करना है। हम नॉर्मल तरीके से इमेज को कैसे शो करते हैं भाई, नेक्स्ट.जेएस में हम आए, हमने नेक्स्ट.जेएस का इमेज का टैग सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया। ये हमसे वो कहता है कि भाई मुझे कुछ एसआरसी में पास करो। अगर मैं सैनिटी डेटा में जाता हूं, किस नाम से हमारी फील्ड, इमेज, इसको हम एक अल्टरनेटिव नेम दे देते हैं अगर इमेज डिस्प्ले ना हो, और इसकी एक विड्थ हाइट दे देते हैं हम और 200, और हाइट भी इसको अभी के लिए दे देते हैं हम 200। देखते हैं भाई क्या होता है। हमारे पास इमेज लोड हुई नहीं हुई, उसकी जगह क्या आ गया, जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया हुआ है हमने कि भाई अगर इमेज लोड नहीं होती तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखा दो आप। अब हम एक काम करते हैं, अच्छा भाई जिसने अगर इंटरव्यू देने तो वो काशान पीछे सीनियर स्टूडेंट्स के इंटरव्यू ले रहा है, वो काशान के बाद जा सकते हैं, वो इंटरव्यू दे दें फिर सीनियर स्टूडेंट्स जो हैं। अच्छा आप फीमेल स्टूडेंट लीडर्स में पीछे आ जाए, और जो फीमेल्स भी रहना चाह रहे हैं वो पीछे बैक साइड पर इंटरव्यू हो रहे हैं। अपने पास जब सैनिटी का प्रोजेक्ट बनाया था तो आप सबने देखा था कि हमारे पास कुछ फाइल्स एक्स्ट्रा आई थी, कुछ फोल्डर्स एक्स्ट्रा आए थे। हमने देखा था कि हमारे पास कुछ फाइल्स एक्स्ट्रा आई थी और कुछ फोल्डर्स एक्स्ट्रा आए थे। हम एक काम करते हैं,
आपने क्या करना है, ऐप का जो फोल्डर है ना उसके अंदर सैनिटी का जो फोल्डर है उसमें लिप के फोल्डर में अगर हम image.ts के अंदर जाएं तो ये हमें यहाँ पे कुछ ऐसा एक कांस्टेंट वेरिएबल बना हुआ है, सही है, ये हमने नहीं बनाया। जब आप सैनिटी का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सैनिटी आपको खुद से ये प्रोजेक्ट लाकर दे देगा और ये फाइल बनाकर और ये एक वेरिएबल बनाकर दे देगा। इसमें क्या हो रहा है, कौन है भाई, कौन इतनी जोर जोर से बातें कर रहा है, जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, बातचीत करके आने को मसला नहीं। अच्छा, ये सैनिटी हमें प्रोवाइड करता है जो वो एक्सपोर्ट कर रहा है URL फॉर के नाम से। ये एक अदद फंक्शन है जो एक पैरामीटर रिसीव करता है जिसमें उसने सैनिटी की टाइप जो भी वो खुद डिफाइन की हुई है, हमें इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो खुद डिफाइन कर रहा है कि सैनिटी का जो हमारी इमेजेस होती है वो किस फॉर्म में आती है सैनिटी से जब फैच करते हैं। और फिर सिंपल उसका एक बिल्डर का फंक्शन है जो उसने यहाँ ऊपर बनाया हुआ है, उससे डॉट इमेज करके SRC जो भी हम इसके आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो उसके थ्रू हमें कुछ रिटर्न करता है। अब देखते हैं भाई वो क्या रिटर्न करता है हमें। अच्छा, URL फॉर एक्सपोर्ट हो रहा है तो सबसे पहले ये यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी फाइल में इंपोर्ट। तो हम क्या करते हैं भाई, सबसे ऊपर आते हैं, हम यहां लिखते हैं URL, तो ये देखिए सजेशन में मेरे पास आ गया URL फॉर @sanity/lib और image.ts। हमने यहां से इसको कर लिया इंपोर्ट। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमें इसको रेंडर कैसे करना है। सबसे पहले हम अपने डेटा में दोबारा आते हैं। अगर मैं इसको जूम इन करूं, भाई ये ज़रा गौर से देख लेना यार, क्योंकि बाद में आप लोगों को कंफ्यूजन आ सकती है, बहुत एरर आ सकते हैं इसमें। ये देखिए हमारे पास हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मली आ रही है, लेकिन हमारे पास जो इमेज का टैग है ना वो एक ऑब्जेक्ट में आ रहा है और इस ऑब्जेक्ट में एक अंडरस्कोर टाइप आ रहा है, ये एसेट आ रहा है, इसके अंदर फिर एक और टाइप है रेफरेंस की, और ये पूरा एक इमेज का ऑब्जेक्ट है। अब भाई मुझे इसको रेंडर करवाना है तो इसको तो डायरेक्ट डॉट इमेज में कभी भी SRC नहीं मिलेगा और ये तो यहाँ SRC एक्सपेक्ट कर रहा होता है, तो हम इसको कैसे रेंडर करवाएंगे। हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और जो हमने वो फंक्शन इंपोर्ट किया सैनिटी की लाइब्रेरी की इमेज की फाइल से, URL फॉर, इस फंक्शन को हम यहाँ कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद अब हम यहाँ लिखेंगे सैनिटी डेटा जो हमारा वेरिएबल है जिसमें डेटा आ रहा है, यहाँ लिखेंगे डॉट इमेज। अभी भी ये एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, इमेज URL builder is not assignable to type string, static import property SRC is missing, और ये अपना एरर बता रहा है। हमें ये फंक्शन कॉल करना है, इसके बाद अपनी इमेज जो आ रही है उसको पास करना है डेटा से, उसके बाद ये जो हमें रिटर्न कर रहा है ना उसमें भी हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आती हैं। अगर मैं डॉट लगाऊं, ये देखें ऑटो, BG, ब्लर, क्रॉप, डेटा सेट, DPR, फिट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे काम की चीज़ यहाँ पर क्या है, URL लिंक को भी कहते हैं। भाई आप अपनी वेबसाइट का URL दो, हम दे देते हैं www. जो भी नाम है hackathon1.vercel.app.com, वो URL है। हम इस URL के फंक्शन को भी कॉल करेंगे, डॉट URL, और इसको कॉल कर दिया। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट में या हमारी जो ऐप है उसमें कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं। अब हमारे पास ये एक एरर आ गया, फंक्शन कैन नॉट बी पास डायरेक्टली टू क्लाइंट कंपोनेंट अनलेस यू एक्सप्लिसिटली एक्सपोज। अच्छा, पुराना एरर था, नहीं दोबारा दे दिया। हाँ भाई अब बताओ ये क्या एरर है, बताना ही है, इसके बगैर तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। ये क्या एरर लग रहा है आप लोगों को, हमने इमेज का टैग पढ़ा हुआ है, ये इमेज के टैग का एरर है। क्या है एरर,
पेज कंपोनेंट है सर डोमेन पास करेंगे। इंपोर्ट का एरर है, क्या बात है, क्या बात है। क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है। हैकाथॉन कितने लोगों ने बनाया है? बल्कि हाँ, आप लोगों ने भी डायनेमिक इमेजेस इतनी यूज नहीं की होंगी, हमने सिर्फ बिल्ड वाले में किया, चले कोई बात नहीं। भाई नेक्स्ट.जेएस की सबसे खास बात है, आपकी वेबसाइट पे कोई भी आकर इमेजेस यूज करना शुरू कर दे, आपकी बैंडविड्थ खत्म हो जाएगी वेबसाइट की। मतलब हमारी वेबसाइट पे जो इमेजेस होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं से भी आके अपलोड कर दे और वो अपलोड हो जाएंगी। हमारी वेबसाइट पे हमें प्री डिफाइन करना पड़ता है कि भाई इस यूआरएल से अगर इमेजेस आए तो अलाउ करना, वरना उनको अलाउ ही मत करना। इससे क्या होता है कि हमारा जो डेटा लोड है वो नहीं बढ़ता। जो भी ऐसी वेबसाइट आएगी जो हम लोड नहीं कर सकते, ये चीज हमने पढ़ी थी, मुझे याद है, मैंने पढ़ाई भी थी। अगर हम कोई एक्सटर्नल इमेज लेकर आ रहे हैं, अभी तक तो हमने क्या किया, हैकाथॉन में अपने ही ब्राउजर में, कंप्यूटर में इमेजेस थी, पब्लिक के फोल्डर में रखी और हमने यूज कर ली। वो तो हमारी अपनी इमेजेस थी फोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन ये इमेज आ रही है सैनिटी से। अब सैनिटी कहीं ना कहीं होस्ट हुआ है, वहां से उठ के हमारे पास इमेज आ रही है, तो हमें उसकी कुछ चीजें डिफाइन करनी पड़ती हैं अपनी नेक्स्ट कॉन्फ़िग की फाइल में, जहां हम बताते हैं कि भाई सिर्फ ये फाइल ये वाले यूआरएल से, सीडीएन से, इसको सीडीएन कहते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सीडीएन क्या होता है कि आपके पास सारी चीजें कहीं पे आपने रखी हुई हैं, वो उसको एक लिंक प्रोवाइड कर देगा एक्सेस करने के लिए। उस लिंक को हम सीडीएन कहते हैं कि आप वो सीडीएन यूज करते हुए उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर सीडीएन में मल्टीपल चीजें आती हैं। सीडीएन मोस्टली, थोड़ा मैं इन डिटेल बाद में पढ़ाऊंगा, कि रीजन वाइज आता है, मल्टीपल जगह पे स्टोर हुए होते हैं, वो आपके सबसे करीबी जो जगह होती है, ताकि आपका प्रोसेस टाइम कम हो, वो वहां से ला के देता है आपको सीडीएन। ये सारी चीजें हम लोग अभी एपीआईज के दौरान इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगी। अभी हम सबसे पहले जाते हैं, ये देखें, नेक्स्ट इमेज कंपोनेंट पर। नेक्स्ट इमेज कंपोनेंट, ये प्रॉप्स वगैरह सारी चीज़ें डिफाइन कर रहा है। कॉन्फ़िगरेशन का ये हमें बताएगा यहाँ पे। अच्छा, तो प्रॉप्स की ये रहा रिमोट पैटर्न। ये रिमोट पैटर्न में आपको बता रहा है कि टू प्रोटेक्ट, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये तो जूम इन करने पे गायब हो जाते हैं। चलो, ये हमें बता रहा है रिमोट पैटर्न मतलब कहीं और से जब आप इमेज यूज कर रहे हैं जो आपके डेटाबेस में भी नहीं है, आपके फोल्डर में भी नहीं पड़ी हुई, कहीं और से इमेज आएगी। तो बताते हैं, टू प्रोटेक्ट योर एप्लीकेशन फ्रॉम मैलिशियस यूजर्स, कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू यूज एक्सटर्नल इमेजेस। दिस एंश्योर्स दैट ओनली एक्सटर्नल इमेजेस फ्रॉम योर अकाउंट कैन बी सर्व्ड फ्रॉम द नेक्स्ट.जेएस इमेज ऑप्टिमाइजेशन एपीआई। और ये सारी चीजें बता रहा है। इसमें सिंपल ये हो जाता है कि हम अपनी एप्लीकेशन को बता देते हैं कि सिर्फ इस यूआरएल से अगर आपके पास इमेज आ रही है तो आप उसको अलाउ करें, वरना आप उसको अलाउ ही नहीं करें, तो वो कभी भी रेंडर ही नहीं करने देगा, नेक्स्ट ब्रीच नहीं आएगा कोई। इसके लिए हमें सिंपल, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्फ़िग की फाइल होती है, उसमें हमें एक इमेजेस का ऑब्जेक्ट ऐड करना होता है। ऑब्जेक्ट में फिर हम रिमोट पैटर्न्स में एरे आता है और उसमें हम डिफाइन करते हैं। ये मैं अभी आपको लिख के भी दिखाता हूँ कि कैसे होता है। प्रोटोकॉल, होस्ट, ये वाली चीज़ें थी, अगर नहीं भी देंगे आपको मसला नहीं होगा, लेकिन ये वाली चीज़ें मस्ट हैं कि आप प्रोटोकॉल दें और होस्ट नेम दें। हम सिंपल सबसे पहले जाते हैं अपनी नेक्स्ट कॉन्फ़िग की फाइल में। नेक्स्ट कॉन्फ़िग, इसमें हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इमेजेस का एक ऑब्जेक्ट।
इस ऑब्जेक्ट में हम इसको बताएंगे कि रिमोट पैटर्न्स हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि आप कौन कौन से रिमोट पैटर्न्स अलाउ करें। ये एरे क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? ये एरे इस वजह से है रिमोट पैटर्न्स कि हम इसको बताते हैं कि इमेज की जब भी बात होगी आपने रिमोट पैटर्न्स में देखना है कि वो अलाउड है कि नहीं। ये एरे इसलिए होता है कि हमें बाज़-औक़ात ज़रूरत, बल्कि बाज़-औक़ात की हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी एक यूआरएल से इमेजेस थोड़ी अलाउ करेंगे। हम चाह रहे हैं कि भाई 2-3 ऐसे यूआरएल हैं हमारे पास ही डेटाबेस में, हम जहाँ इमेजेस स्टोर कर रहे हैं 2-3 डेटाबेसेस हैं, सबका अलग अलग यूआरएल आता है, तो हमें एक से ज़्यादा अगर यूआरएल रखने हैं तो फिर हम हर यूआरएल का अपना अपना एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम इसके अंदर आए, हमने एक अलग ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बना के कंट्रोल स्पेस अगर आप क्लिक करेंगे, देखिए सारी प्रॉपर्टीज आपको खुद से दे रहा है। सबसे पहले हम इसका देते हैं होस्ट नेम। होस्ट नेम कैसे मिलेगा? इसका सबसे आसान हल यही है, आप अपनी वेबसाइट पे आए, ऐप पे, जहाँ एरर आ रहा है वो आपको बता रहा है कि भाई इनवैलिड src prop, ये पूरा यूआरएल डॉट नेक्स्ट इमेज होस्ट नेम sanity.io is not configured under images in your next.config.js फाइल। हमने कुछ भी नहीं करना, ये होस्ट नेम यहाँ पे खुद हमें बता रहा है cdn.sanity.io। हमने ये होस्ट नेम यहाँ से कॉपी किया, हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जाके देखते हैं क्या एरर है भाई, क्या एरर जाता है या नहीं। अच्छा नेक्स्ट पेज पे, अच्छा ये इमेज का एरर आया था तो इसने ऐप क्रैश कर दिया। दोबारा से चलाते हैं इनके डेप्थ से। लोड हो रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। हो गया, अब जाके हम देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसे दिखती है। हमारे पास इमेज रेंडर हो गई, बिल्कुल प्रॉपर इमेज रेंडर हो गई। हमने जो इमेज सैनिटी में ऐड किए, देखते हैं क्या वही इमेज आई है। उसको भी लोड करना पड़ेगा। हाँ आ गई, ये देखें जो इमेज हमने अपने सैनिटी के स्ट्रक्चर के वहाँ इनपुट फील्ड थी जो इमेज की, वहाँ से जो ऐड की थी, वही इमेज हमारे पास यहाँ पर रेंडर हो गई। बस ये एक छोटा सा ट्रिक थी, ये ट्रिकी है थोड़ा सा कि आपको सैनिटी से जब इमेजेस मंगवा रहे हैं तो उनको लोड कैसे करना है, आपने रेंडर कैसे करना है। क्योंकि हमारे पास पहले हर चीज़ थी, हम सिंपल तरीके से आके अपना CDN पास URL पास करते थे और वो हमें इमेज रेंडर कर देता था। लेकिन क्योंकि सैनिटी से हमारे पास डेटा कुछ इस फॉर्म में आ रहा होता है, इमेज का जो पूरा एक ऑब्जेक्ट होता है, तो इसके लिए भी सैनिटी का जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सैनिटी खुद से ही सैनिटी के फोल्डर में, लिब का जो फोल्डर्स में इमेजेस में हमें एक फंक्शन खुद से बना के दे देता है इसकी रेंडरिंग के लिए। और अगर इसमें हम देखें तो एक फंक्शन है, एक सेकंड अगर मैं यहाँ हूँ, इसकी रिटर्न टाइप नहीं दी हुई ना मैंने, वरना आप लोगों को उससे, हाँ ये ना बिल्डर, ये इमेज बिल्डर की टाइप में हमारे पास URL भी होगा। तो हम सिंपल इस फंक्शन को कॉल करते हैं और जो इमेज हमारे पास डेटा में आ रही है हम उसकी की का नाम लिखेंगे और .url के मेथड को कॉल कर लेंगे, वो खुद से हमारी इमेज को हैंडल करके रेंडर कर देगा। तो ये एक थोड़ा सा तरीका था सैनिटी में कैसे डेटा बनता है, कैसे हम अपनी क्यूरी वहीं लिखकर डेटा देख सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। फिर हम सिंपल अपनी क्यूरी को वहाँ से कॉपी करके अपने पास क्यूरी बनाकर सैनिटी जो क्लाइंट बनाता है उसके .fetch मेथड से हम लोग क्यूरी को गेट करके अपना डेटा रेंडर कर रहे हैं। अब हम एक चीज़ देखते हैं, हमारे पास ये एक इमेज है, ये मेरे पास हेडिंग है और ये पैराग्राफ है।
ये मेरे पास एक ऑप्शन है क्लियर फील्ड का, या मैं अपलोड कर लेता हूँ। क्लियर करते हैं इसको, क्लियर कर दिया मैंने। अब मैं अपलोड करता हूँ एक नई फाइल गवर्नर साहब की। मैंने ये एक पिक्चर चेंज कर दी अपनी। फिर मैंने माय बटन टेक्स्ट, माय बटन 1 की जगह मैंने लिख दिया टेस्टिंग बटन। और हेडिंग को हम कर देते हैं GIAIC। अच्छा, क्या मेरे पास ये डेटा रेंडर हो जाएगा? हो जाएगा? कितने लोग कहते हैं हो जाएगा? अच्छा, और कितने लोग कहते हैं डेटा रेंडर नहीं होगा? अच्छा यार, अली भाई और हमजा भाई भी हैं, तैमूर का है और तला भी उधर ही है ना। यार तला भी मैंने सवाल पूछा कितने लोग कहते हैं रेंडर हो जाएगा और कितने लोग कहते हैं रेंडर नहीं होगा, तो काफी लोगों ने हाथ उठाए। आप लोग थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए और देखें कि जो दोनों चीजों में भी हाथ नहीं उठा रहे उनसे सवाल करते हैं। काशान तुम भी खड़े हो जाओ। काशान का है? अब आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि जो दोनों पर बता ही नहीं रहा उससे सवाल, जो भी आपको पसंद आए, जो अच्छा लग रहा है उससे सवाल पूछेंगे। हाँ भाई, आप बताएं कितने लोग कहते हैं कि ये डेटा रेंडर हो जाएगा? अच्छा, और कितने लोग कहते हैं कि डेटा रेंडर नहीं होगा? हाँ भाई देखो कौन नहीं है, किसने हाथ नहीं उठाया हुआ? देख लो जो अच्छा लग रहा है उसको उठा लें, सवाल पूछे उससे। हैं भाई, जो कह रहा है कि रेंडर नहीं होगा यार, सही तरह एक दफा हाथ उठा लें आप लोग, ताकि हमें पता चल जाए क्या रेशो है। अच्छा यार, ये वाइट, ये ब्लैक शर्ट वाले आप जिसने हाथ उठाया हुआ, ग्लासेस वाले, आपके पीछे मेरा बड़ा फेवरेट बंदा बैठा हुआ है, इसको खड़ा करें जरा। अरे तो तभी तो पूछ रहा हूँ, उसको पता है। अच्छा खड़े तो हो, अरे जवाब तो दो भाई। क्लास में मना करने के लिए थोड़ी आते हैं यार, पढ़ने के लिए आ रहे हैं ना। अरे आपको नहीं बोला, पीछे वाले को बोलिए। आप बैठो, आप सेफ हो यार। इसको तला, ये भाई को जरा खड़ा करना। नहीं स्टेज पे नहीं यार, वो नीचे इतना घबरा रहा है यार। देखो अभी हमें एक चीज का कहा गया है कि हम लोगों ने आपके साथ ऑलमोस्ट 8 महीने से ज़्यादा टाइम गुजार लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी यहाँ टाइम पास करने, तफरीह के लिए नहीं आ रहा होगा। 3 घंटे आप लोग निकाल के आ रहे हैं, फिर किसी वजह से आ रहे हैं भाई। अब हमें ना फिल्टर आउट करना है कि कौन मूड में है पढ़ने के और कौन नहीं है। मैं क्लियर बता रहा हूँ, ये हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं। अभी एक बंदा क्लास में बैठा हुआ है, मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ, आगे से बोल रहा है मैं नहीं बता रहा। इसका क्या मतलब है? क्या फिर मेरा एक सवाल है नॉर्मल सा, नॉर्मली दोस्तों की तरह बात करते हुए पूछ रहा हूँ। अब क्लास में अगर आपसे कोई सवाल हो रहा है, आप आगे से बोल लो मैं नहीं बता रहा या आप ही नहीं बता रहा, तो भाई इससे बेहतर है कि आप अगली क्लास से क्लास में ना हो। आपका टाइम भी बच जाएगा, आपके 3 घंटे भी नहीं ज़ाया होंगे, नुकसान भी नहीं होगा आपका। एटलीस्ट क्लास में आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेशन भी करें। खैर, यहाँ से किसी ने कहा था ये डेटा रेंडर नहीं होगा, लेकिन एक कंडीशन पे रेंडर होगा। कौन था? किसी फीमेल ने कहा था। हाँ तो वही ना कंडीशन है ना। हाँ, कि कब ये डेटा रेंडर हो जाएगा? जब हम पब्लिश करेंगे। ठीक है, अभी हम एक दफा आगे पहले डेटा को रिफ्रेश करके देखते हैं। डेटा चेंज नहीं हुआ। अच्छा भाई, क्या डिलीट करने के बाद मैंने पब्लिश किया डेटा? डिलीट करने के बाद मैंने डेटा पब्लिश किया? जब तक पब्लिश नहीं करते ना, डेटा में कोई चेंजेस नहीं होती। हाँ, ना नया डेटा आएगा ना पुराना डेटा जाएगा।
तक आप पब्लिश नहीं करते, नया डेटा सेव रहेगा आपके पास सिर्फ यूआई की हद तक। नहीं 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 नहीं। अब हम अपने स्ट्रक्चर के उस पर दोबारा आते हैं और यहाँ पे हम पब्लिश पर क्लिक करते हैं। डेटा वॉज पब्लिश सक्सेसफुली। अब हम यहाँ आते हैं, देखते हैं भाई क्या हुआ। डेटा रेंडर हुआ? नहीं हुआ। आगे भाई यहाँ पे हमारे पास एक मैकेनिज्म है जो हम अभी सिर्फ बात करेंगे, उस पर पढ़ेंगे, इतना इन डिटेल नहीं उसको। नेक्स्ट जेएस का एक मैकेनिज्म है कैशिंग का। नेक्स्ट जेएस डेटा कैश कर लेता है अपने पास, तभी नेक्स्ट जेएस की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। अगर आप नॉर्मली कोई रिएक्ट का ये होता या हम क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग कर रहे होते, अभी ये क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग नहीं है, अभी ये नॉर्मल सी सर्वर साइड डेटा फेचिंग है। अगर क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग कर रहे होते हमारे पास ये डेटा रेंडर हो जाता। सर्वर साइड डेटा फेचिंग में क्या किया उसने कि इसको अपने पास कैश कर लिया। अब कैश करने का हमारे पास एक तरीका तो ये है, लेकिन इसको रिफ्रेश पे हटा देना चाहिए था मेरे हिसाब से। पहले मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ सही तरह। हार्ड रिलोड कर नहीं रहा। हाँ किया मैंने। हाँ तो क्या डेटा चेंज हो गया? क्योंकि अब मैंने हार्ड रीलोड किया। हार्ड रीलोड में ये होता है आप कंट्रोल F5, किसी में कंट्रोल शिफ्ट R होता है, किसी में कंट्रोल F5 है। आप कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो वो क्या करता है, हार्ड रिफ्रेश। हार्ड रिफ्रेश में ये होता है कि जो भी कैश डेटा होता है, कैश डेटा मतलब उसने जो डेटा रखा हुआ होता है ना, वो उसको रीवैलिडेट नहीं करता, फॉरन एपीआई को दोबारा रेंडर कर देता है बस। हार्ड रिफ्रेश में क्या होता है कि वो पुराना डेटा उड़ा देता है और आपके पास दोबारा से एपीआई को कॉल करता है, भले सेम डेटा है। अगर डेटा चेंज नहीं भी हुआ ना तो वो सेम डेटा नहीं दिखाएगा, फिर वो आपकी एपीआई को दोबारा कॉल करेगा, दोबारा डेटा आएगा, फिर वो रेंडर करेगा। हमने हार्ड रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये डेटा चेंज हो गया, GIIC भी रेंडर हो गया, पिक्चर भी चेंज हो गई और हमारे पास टेक्सटिंग बटन भी लिखा आ गया। तो अब ये देखें आप कि हमारे लिए कितना सिंपल हो गया। अगर आप लोग अपना हैकाथॉन बना रहे हो, हैकाथॉन में आपने इमेज को चेंज करना है। अब आपको अपनी फाइल में जाकर इमेजेस की चेंजिंग्स या कंटेंट की चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हम क्या करेंगे, सिंपल हम सैनिटी के डेट कहाँ गया, हाँ सैनिटी के डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद जो जो हमारी फील्ड्स हैं उसमें जो डेटा हमने चेंज करना है, जैसे यहाँ किया वो डेटा सारा चेंज किया हमने, जो नया डेटा ऐड करना है वो ऐड किया और मस्ट है कि आप उसको फिर पब्लिश भी करें। जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे आपके पास चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। जैसे ही हमने इस डेटा को पब्लिश किया, हम अपनी वेबसाइट पर आए, हमने हार्ड रीलोड किया, हमारी ये इमेज भी चेंज हो गई, हमारा ये हेडिंग का टेक्स्ट भी चेंज हो गया और हमारे पास बटन का टेक्स्ट भी चेंज हो गया। तो ये पूरा जो हमने पिछली क्लास में और इस क्लास में देखा, ये फायदा है CMS का, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, और हेडलेस CMS। क्योंकि हेडलेस CMS में सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि वो बोलता है भाई डेटा आप मेरे पास खाली ऐड करो, डेटा स्टोर कैसे करना है। अब देखें हम सैनिटी में डेटा रख रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हमारा डेटा स्टोर हो रहा होगा ना, ऐसे ही तो नहीं उठ के आ रहा। डेटा स्टोर कैसे करना है वो मेरा काम है, डेटा को अपने पास मैनेज कैसे करना है वो मेरा काम है, वो आपका काम ही नहीं है। आपने सिर्फ डेटा ऐड करने के बाद अपने फ्रंट एंड पे जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू डेटा को फैच करना है और रेंडर कर देना है। डेटा में चेंजेस करनी है, आप सिंपल मेरे डैशबोर्ड पे जाओ,